हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं, है ना। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपका ख़त्म हो चुका है और डेरिवेटिव भी हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे, है ना। तो जो सेकंड उसके बाद चैप्टर था, फिफ्थ चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो वाला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। और उस वाले चैप्टर में आपको याद होगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं, है ना। तो आपको डेरिवेटिव करने का जितने मेथड्स थे, है ना, बहुत सारे मेथड्स हमने वहां पे सीखा था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं, तो उन फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो चीज हमने सीखा था, है ना। तो इन जनरल अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन होता है तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, है ना। और इस तरफ भी डी बाई डी एक्स हो जाता है ना। और इसी को हम सिंबल के फॉर्म में एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। क्लियर है। तो ये एक जनरल सा फॉर्मूला था अगर आपका y एज ए फंक्शन ऑफ x हो तो, ठीक है। वैसे ही एक दूसरा चीज हमने भी बताया था आपको कि अगर y मान लो हमारा एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है, y मान लो हमारा एक x का t का फंक्शन है, ठीक है। y हमारा क्या है, एक t का फंक्शन है, f ऑफ t, याद होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। और x भी हमारा एक t का फंक्शन है, याद होगा, है ना। तो इसको हम इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते थे, पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते थे, पैरामेट्रिक फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, याद है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। और डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकाल लें, क्योंकि हमारा वाई एक्स का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तो हम डी वाई बाई डी टी निकाल सकते हैं, है ना। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ डैश टी, है ना। वैसे ही हम डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, जी डैश टी। और जब हम ये डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म में या अदर वेरिएबल के टर्म में। तो मैं पहले डी वाई को किसके टर्म में डिफरेंशिएट करूंगा, टी के टर्म्स में, है ना। और एक्स को भी मैं टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। यहां से देखो दोनों टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो डी टी कैंसिल हो जाएगा तो ये फिर से डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। और डी वाई बाई डी टी कितना है हमारे पास, एफ डैश टी। और डी एक्स बाई डी टी कितना है, जी डैश टी, है ना। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हमें डिफरेंशिएट करना आता है और ये इन जनरल फॉर्मेट में था, ठीक है। डिपेंडिंग कि हमारा फंक्शन किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर दिया गया सिलेबस से तो आपको इतना सारा फॉर्म नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ये ऑलरेडी पता है तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इस वाले चैप्टर में भी जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स हटा दिया गया तो उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम के पर्पज से जो हमारे सिलेबस में बस उसी पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन एटलीस्ट आपका काम ये है अभी कि अब आपके पास टाइम है, ठीक है, और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपको जाके पहले डेरिवेटिव वाला पार्ट रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद आप एक बार या इस लेक्चर के बाद आप जाके रिवाइज कर लेना डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे। कौन कौन सा पार्ट, एक पैरामेट्रिक डेरिवेटिव था, ठीक है, एक लॉगरिदमिक था, याद होगा, एक एक्सपोनेंशियल था। इस टाइप से जितने टाइप के फंक्शन थे, है ना, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं एक बार उस वाले पार्ट को आप बस देख लेना, है ना। क्योंकि हम इस चैप्टर में उस टर्म को यूज करेंगे तो इसलिए आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अब हम इसके बाद ये आपका अगर रिवाइज हो जाएगा, ये चैप्टर देख लो, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ आपका किया हुआ है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के बाद आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। तो डेरिवेटिव में कैसे कैसे करना होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया कि उस डी वाई बाई डी एक्स को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उसका क्या होता है, अलग अलग यूजेज होता है जो हमको इस चैप्टर में देखना है ना। लेकिन सारे यूजेज हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास सिलेबस में कुछ पॉइंट हटा दिया गया। तो 2-3 इसके एप्लीकेशन है, हमें उन सारे पार्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें जो पहला एप्लीकेशन है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो होता है रेट ऑफ चेंज का, ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। फर्स्ट एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज। तो देखो dy बाई डी एक्स या डेरिवेटिव का टर्म जो है, डेरिवेटिव के टर्म को हम किस तरीके से एप्लीकेशन में यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज के टर्म्स में हम इसको यूज करते हैं। आपने फिजिक्स में भी इस टाइप के टर्म्स पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि आपके पास कुछ डिस्टेंस होता था तो उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, याद होगा। डिस्प्लेसमेंट होता था, आपके पास कुछ वेलोसिटी होता था, उसको आप डिफरेंशिएट कर देते थे, है ना। तो डिस्टेंस का डेरिवेटिव क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है, याद होगा। और वेलोसिटी का डेरिवेटिव हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है ना। तो ये चीज आपने फिजिक्स में ऑलरेडी देखा है। अब वहां पे भी इसका मीनिंग सेम था, है ना। तो देखो यहां पे इस वाले ds बाई डी टी को हम एक्चुअली में पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो पढ़ने का यहां पे तरीका ये है कि इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर में देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और सिंबल के फॉर्म में लिखूं, है ना, तो जैसे वेलोसिटी को आपने इस तरीके से भी पढ़ा होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर एवरेज वेलोसिटी आप पढ़ रहे हो तो डेल्टा एस मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, और वो चेंज उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना चेंज हुआ, है ना, कितने टाइम पीरियड में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, उसी का रेशियो वेलोसिटी देता है और एवरेज वेलोसिटी देता है, ठीक है। ये कौन सा वेलोसिटी हो जाता है, इंस्टेंटेनियस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे से, यहाँ पे जो ऊपर में फंक्शन है ये क्या है, इसका चेंज है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी आप बोल लो, ठीक है, डिपेंडिंग कि हमारा एस क्या है, ठीक है। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो डी एस बाई डी टी क्या होता है, चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई मुझे ये लिख के दे दे, ठीक है, अगर कोई मुझे ये लिख के दे दे dy बाई डी एक्स, तो इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, ये तो डेरिवेटिव है हमें पता है, लेकिन एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग मतलब होता है कि चेंज ऑफ, किसका चेंज, चेंज ऑफ फंक्शन ऊपर में जो जिसका आपका चेंज लिखा हुआ है, ठीक है। तो चेंज ऑफ y, और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, समझ में आ रहा है ना। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि आप जो dy बाई डी एक्स लिख रहे हो वो एक्चुअली में क्या है, चेंज है ना। dy बाई डी एक्स आपको एक चीज बताया था कि ये क्या होता है, रेशियो का टर्म भी होता है ना। तो इसको हम रेशियो से ही हमने कैलकुलेट भी किया था, आपको याद होगा, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हमेशा चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ऊपर में कोई और फंक्शन दे दे, ऊपर में मान लो उसने f दे दिया, ठीक है, df बाई डी वाई दे दिया मान लो, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ डेरिवेटिव लिया गया है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जिस तरीके से वो दिया होगा उसी तरीके से हम इसको समझेंगे भी, है ना। तो ऊपर में जो होगा उसका चेंज होगा, और डिनोमिनेटर में जो होगा उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो नीचे में वेरिएबल हमारा y है, तो हमने y के रिस्पेक्ट में चेंज निकाला, ठीक है। अब देखो कि अगर इन जनरल क्या होता है कि जैसे अगर आपको जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि डिस्टेंस का चेंज हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे दो टाइप का टर्म लिखा रहता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको दो टाइप से देखने को मिलेगा। एक तो होगा जनरली dy बाई डी एक्स फॉर्मेट का, ठीक है, और एक होगा dy बाई डी टी टर्म का, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही है कि दोनों में फंक्शन चेंज तो y ही हो रहा है ना। तो यहां पे भी क्या है, चेंज ऑफ y ही है, इसमें भी क्या है, चेंज ऑफ y है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो दोनों चीजें अलग अलग है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और इस पर्टिकुलर पार्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कि नहीं। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब देखो इन जनरल क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन आपका किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो उसको बोल दिया जाता है कि ये इसके रिस्पेक्ट में चेंज है कि नहीं। जैसे यहां पे हमें लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x,
है कि नहीं। यहां पे हमें लिखा हुआ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन एक नोटेशन इस टाइप से डेवलप किया गया कि जैसे आप अगर आप पर्टिकुलरली टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हो, ठीक ना, पर्टिकुलरली आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हो, तो इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं, ठीक है, दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ठीक है। यहां पे देखो विद रेस्पेक्ट टू किसके है वो चीज यहां पे नहीं बोला गया है ना। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा नहीं बोला गया? क्योंकि यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ और उसने अगर रेट वर्ड यूज किया है, ये कौन सा वर्ड है, देखो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो रेट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इस वाले पार्ट में आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो साइलेंट में रहता है, ठीक है। तो यहां पे आपको बोला नहीं जाएगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आपको खुद से समझना है, ठीक है। तो dy बाई dx या और किसी अदर वेरिएबल के टर्म में है तो उस क्वेश्चन में आपको दे देगा कि किसके रिस्पेक्ट में हमें चेंज निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ रेट ऑफ चेंज बोले तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या समझना है, बाय डिफॉल्ट हमें क्या समझना है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप चेंज निकाल सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डेरिवेटिव में बताया था कि डेरिवेटिव हमेशा कहां पे कैलकुलेट होता है, एक पॉइंट पे, है ना। और डेरिवेटिव किसका प्रॉपर्टी होता है, पॉइंट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट। मतलब क्या हो गया कि अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो आपको कोई एक पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, है ना। और इसी में इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, ठीक है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख लो, डेरिवेटिव इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट, है ना। तो ये कहां पे कैलकुलेट होगा, किसी न किसी पॉइंट पे ही कैलकुलेट होगा। जैसे अगर कोई आपको सिर्फ dy बाई dx बोलता है ना, तो आपको पता है कि dy बाई dx का कोई मतलब नहीं है कि नहीं। dy बाई dx का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, तो हमें कोई ना कोई एक पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहां पे आपको इस तरीके से, लास्ट क्लास पहले भी आपको मैंने बताया था ये चीज कि इस तरीके से यहां पे आपको पॉइंट लिखा रहता है कि x इक्वल टू a और y इक्वल टू a, कुछ भी इस टाइप से आपको पॉइंट लिखा रहे, ठीक है। तो ये आपको कोई ना कोई पॉइंट आपको डिफाइन करके जरूर देगा, ठीक है। इसी चीज को कभी कभी इस तरीके से भी लिखते हैं, है ना। लिखने का बस नोटेशन अलग अलग है, मतलब सबका सेम ही है, ठीक है। कभी कभी इसको dy बाई dx और यहां पे इस तरीके से a कॉमा a भी लिख देते हैं, मतलब x की वैल्यू a पे y की वैल्यू a। अब डिपेंड करता है कि फंक्शन आपका किस टाइप का है। अगर आपका y जो फंक्शन है वो इंप्लिसिट फंक्शन है, इंप्लिसिट फंक्शन आपको याद होगा कि y अगर आपका है ना, y जो होगा आपका x और y दोनों का फंक्शन है, इस टाइप से फंक्शन है कि आप दोनों को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जब आप इसका dy बाई dx कैलकुलेट करोगे तो उसमें भी आपका x और y दोनों का टर्म आएगा, है कि नहीं। जैसे मान लो कि अगर आपका f ये है तो dy बाई dx जब आप यहां पे कैलकुलेट करोगे तो f मान लो फंक्शन जो है आपका डेरिवेटिव जो है, और इसी टाइप से ये f डैश ऑफ x कॉमा y आ गया, ठीक है। और एक्चुअली में ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं gxy लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो डेरिवेटिव में आपका क्या है, x और y दोनों का टर्म है। तो अगर आपको सिर्फ x पता होता तो क्या हम डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सिर्फ x पता होगा तो इसमें एक वेरिएबल y रह जाएगा, है ना। तो कभी कभी आपको dy बाई dx इक्वल टू x a कॉमा a देता है, यानी आपको x की वैल्यू भी दे देगा, y की वैल्यू भी दे देगा। तो बस आपको इस वाले पॉइंट पे x और y की वैल्यू पुट करना है तो आपका डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ एक पॉइंट आपको लिख के दे देगा, ठीक है, dy बाई dx और एट x इक्वल टू a। यहां पे इसने y नहीं दिया, क्यों y नहीं दिया, क्योंकि यहां पे इस वाले केस में जो आपका y फंक्शन होगा सिर्फ किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ आपको एक पॉइंट चाहिए x, ताकि आप dy बाई dx निकाल सको, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन इंप्लिसिट है या एक्सप्लिसिट, उसके अकॉर्डिंग वो आपको x y या x की वैल्यू दे सकता है। क्लियर है। तो डेरिवेटिव जब भी आप कैलकुलेट करोगे हमेशा हम कहां पे कैलकुलेट करेंगे, है ना, हमेशा हम किसी न किसी पॉइंट पे ही कैलकुलेट करें कि इस पॉइंट पे उसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है,
ठीक है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्मेट में लिखूं तो अगर कोई हमसे बोलता है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसा ना, और रेट ऑफ चेंज नहीं, चेंज ऑफ वाई, ठीक है, चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कहां पे? एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आप चेंज निकाल सकते हो, है ना। और जो डेरिवेटिव टर्म कैलकुलेट होता है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कैलकुलेट होता है। और अगर मैं इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में कर दूं, है ना, तो यहाँ पे t इक्वल टू समथिंग लिखा होगा, मान लो t इक्वल टू बी लिखा हुआ है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको मैं रेट ऑफ चेंज बोल सकता हूं, है ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ठीक है। और यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बताऊंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने रेट यूज कर लिया है, तो रेट मतलब टाइम ही हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कहां पे? एट t इक्वल टू b, है ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन होगा जिसपे हम क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मान लो आपका क्वेश्चन जो है, आपका क्वेश्चन मान लो कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे, है ना, इसी में लिख लेता हूं नेक्स्ट पॉइंट में, इफ x इक्वल टू एफ टी, है ना, पैरामेट्रिक मतलब एक थर्ड वेरिएबल दिया होगा, एंड y इक्वल टू जी टी, है ना, देन चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स, है ना। लेकिन क्योंकि हम डायरेक्टली dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते तो हमें क्या करना होगा? पैरामेट्रिक वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो पहले मैं y को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और यहां पे भी x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं। और यहां पे पर्टिकुलरली जो आपको टाइम दिया होगा, एक पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू ए, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। और dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी? तो इसको मैं g डैश टी लिख सकता हूं और इसको मैं f डैश टी लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं t इक्वल टू ए मान लिया, t इक्वल टू ए पुट करो, आपका एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने हमसे, है ना, अगर मान लो इसी में कोई हमसे एक क्वेश्चन इस टाइप से दे देता है, ठीक है, किसी ने बोला कि डी वाई बाई, है ना, और डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 5, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 5 मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर कोई हमसे पूछा तो मैं क्या बोलूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, क्या बोलूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने रेट लिख दिया है, क्योंकि मुझे यहां पे दिख रहा था टाइम पे, ठीक है। और यहां पे मान लो t इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ x एट t इक्वल टू 1 इज 5, है कि नहीं। सिंपल सा मतलब है। तो जैसे, तो डेरिवेटिव का एक ये फर्स्ट यूज होता है जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे आपको ये चीज बताया जाता है कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हो तो वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका फंक्शन किस किस टाइप का दिया हुआ है। क्लियर है? तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि डेरिवेटिव कहां पे निकलेगा? एक किसी न किसी पॉइंट पे निकलेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन जो इस वाले पार्ट में जो आपको क्वेश्चन दिया रहता है वो क्वेश्चन एक्चुअली में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा तो आपको उस क्वेश्चन पढ़ के आपको उसमें निकालना होगा कि उसमें क्या क्या चीजें गिवन है कि नहीं। उसमें आपको पढ़ के ये चीज पता करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या टर्म गिवन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल की तरह एक क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड दी, लिख लो एक क्वेश्चन, फाइंड दी रेट ऑफ चेंज, फाइंड दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू, है ना, हमें क्या निकालना है? विद रिस्पेक्ट टू, देखो यहां पे
with respect to its radius, with respect to its radius, with respect to its radius when its radius when r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में देखो, यहां पे उसने रेट ऑफ चेंज भी पूछा है ना, और विद रिस्पेक्ट टू भी इसने बोल दिया, दिख रहा है क्या, है ना, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू भी रेडियस बोल दिया। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए हमें वही लिखना है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ रेट ऑफ चेंज लिख के बोला है और उसमें विद रिस्पेक्ट टू नहीं बोला है, तो हमें विद रिस्पेक्ट टू बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में लेना है, टाइम के रिस्पेक्ट में लेना है। क्लियर है। लेकिन यहां पे देखो इसने क्या बोल दिया है कि हमें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज हमें रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, एरिया का। किसका निकालना है, एरिया का। तो सबसे पहले आप एरिया लिख लो, और किसका एरिया है, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो इन जनरल सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, किसी भी टाइप का सर्कल हो उसका एरिया हम इस तरीके से पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और हमें इसका रेट ऑफ चेंज पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी हमें निकालना क्या है, डी ए बाई डी आर। याद होगा आपको, डी ए बाई डी आर को हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना। देखो यही चीज हमें यहां पे बोला है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, ये आपको समझ में आ गया क्या, आपको क्या फाइंड करना है ये समझ में आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, डी ए बाई डी आर करना है। तो हमें फंक्शन पता है ए, बस हमें करना क्या है, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी ए बाई डी आर, दोनों तरफ डी बाई डी आर कर दो। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना तो आता है। ठीक है, पाई कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा, डी आर स्क्वायर बाई डी आर, और ये कितना आ जाएगा, देखो ये 2r दे देगा। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 2 पाई आर आ गया, है ना। तो देखो डी ए बाई डी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई आर। लेकिन क्या ये हमारा आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डी ए बाई डी आर कहां पे निकलता है, एक सिंगल पॉइंट पे निकलता है कि नहीं, याद होगा आपको, ये कहां पे निकलता है, एक पॉइंट पे निकलता है, एट ए पॉइंट पे निकलता है। तो हमें यहां पे पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो, व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी हमें डी ए बाई डी आर कहां पे निकालना है, डी ए बाई डी आर हमें एट आर इक्वल टू 5 पे निकालना है। ठीक है, तो डी ए बाई डी आर आपने निकाल लिया। ठीक है, तो आप डी ए बाई डी आर जनरली पहले सॉल्व कर लो, और फिर लास्ट में डी ए बाई डी आर इक्वल टू 5 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू पाई इंटू 5, तो कितना हो गया, 10 पाई, है ना। तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना हो जाएगा, 10 पाई। क्लियर है ना। इस टाइप से वो आप कुछ भी आपको दे सकता है, किसी भी टाइप का आपको फिगर दे सकता है और बोल सकता है कि इसका आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मान लो वो आपको वॉल्यूम के टर्म में दे दे। ठीक है, तो क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ, नेक्स्ट लिख लो, द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, तो लिख लो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज increasing, value of a cube is increasing at a rate of 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमसे निकालने के लिए बोला है हाउ फास्ट, नेक्स्ट है हाउ फास्ट इज द surface area, is the surface area increasing when the length of edge is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली चीज की, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होता है तो आप इसमें क्या ट्राई करो कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है, एक एक लाइन पढ़ के आप निकालते जाओ। देखो तो फर्स्ट लाइन में हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ दिस, है ना, यानी किसका रेट ऑफ चेंज है, ये वॉल्यूम का, है ना। और देखो यहाँ पे इसने रेट लिखा है, इसने किसके रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है ये इसने नहीं बताया, है ना, लेकिन रेट वर्ड यूज हुआ जिसका मतलब हम क्या मानेंगे
कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट से देख के भी आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dv/dt हमें दिया हुआ है कितना, 9 है ना, और 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, क्लियर है। और हमें निकालना क्या है कि सरफेस एरिया इसका किस रेट से चेंज होगा। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, याद होगा आपको, कितना होता है 6। अगर हम लेंथ को, है ना, जो उसका एज लेंथ है, अगर मैं यहां पे फिगर ड्रॉ करूं इस टाइप से क्यूब होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसके साइड को x मान लूं तो सारा साइड इसका x ही होगा। तो सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा 6, या a मान लेता हूं तो 6a², ठीक है। तो इसका साइड लेंथ मैंने a मान लिया, तो ये क्या है 6a²। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया का हाउ फास्ट, फास्ट मतलब क्या हो गया रेट, है कि नहीं। तो फास्ट मतलब क्या हो गया रेट, यानी हमें क्या निकालना है, ds/dt निकालना है, क्लियर है। हमें ds/dt निकालना है। तो हमें s तो दिया हुआ है, s को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो दोनों तरफ आप d/dt कर दो 6a², क्लियर है। तो क्वेश्चन को देखो कैसे पढ़ पढ़ के मैं ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव आप कितना लिखोगे, इसका डेरिवेटिव आप कितना लिखोगे, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। यहां पे देखो a है और यहां पे क्या है, टाइम है। तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो चेन रूल यहां पे लगेगा, ठीक है। तो मैं सॉरी, ठीक है। तो हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे मैं चेन रूल लगा रहा हूं, देखो चेन रूल लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, कितना दे देगा ये देखो चेन रूल जब हम यहां पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये पहले a के रिस्पेक्ट में करेंगे, याद होगा आपको कैसे करते हैं, da/6a² इंटू da/dt, याद होगा। और यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 12a इंटू da/dt, है ना। तो देखो ds/dt की वैल्यू कितनी हो गई 12a da/dt, क्लियर है। अब हमें इसमें चाहिए क्या, इसमें हमें चाहिए da/dt की वैल्यू, हमें ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू हमें नहीं पता है। अब ये वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, ये वैल्यू हम इस वाले पार्ट से निकालेंगे, क्योंकि इसने वॉल्यूम का चेंज हमें दिया हुआ है। तो वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है, वॉल्यूम कितना होता है a³, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है a³। और हमें इसको अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे da/dt मिल जाएगा, ठीक है। और देखो dv/dt भी हमें दिया हुआ है, तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि इसको मुझे दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6a², फिर से मैंने चेन रूल लगाया da/dt, क्लियर है। यहां से देखो dv/dt की वैल्यू कितनी है 9 है, तो यहां पे मैंने 9 पुट कर दिया 6a² इंटू da/dt, है ना। यहां से देखो da/dt की वैल्यू मैं कितनी निकाल पाऊंगा और कितना लिख पाऊंगा, da/dt इक्वल टू 9/6a², ठीक है। ये वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे जब आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ds/dt की वैल्यू आप कितना लिखोगे, ds/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12a इंटू da/dt कितना है 9/6a², ठीक है। देखो यहां से कुछ टर्म कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, देखो एक a कैंसिल होगा, 3 से 2 टाइम्स ये कैंसिल होगा, है ना, और 2 से 6 टाइम्स ये कैंसिल होगा। तो फाइनली कितना आ गया 18/a। क्या ये हमारा आंसर हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि ds/dt कहां पे निकलेगा, एक पॉइंट पे निकलेगा। और यहां पे इसने पॉइंट क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देखो, ये रेट ऑफ चेंज हमें कहां पे निकालना है, एट a = 10, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ो लास्ट लाइन, हमें सरफेस एरिया का चेंज निकालना है कहां पे, जब एज लेंथ उसका कितना हो 10 हो, यानी उसका एज भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें a = 10 पुट कर देना है, तो ds/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/10, है ना, और 1.8,
क्लियर है? तो कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो इजी सा पार्ट है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, बस आपको सिंपली वैल्यू कैलकुलेट करके आपको देखते रहना है कि कहां पे कौन सी वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है? तो यहां पे आप ये चीज ध्यान रखना कि कैसे हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है? सॉरी, यहां पे देखो कुछ गलती हुआ क्या, यहां पे 3a² होगा। ठीक है? यहां पे कितना हो जाएगा 3a²। देखो इसको करेक्ट कर लो, ये 3a² हो जाएगा। ठीक है? यहां पे पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 12 ही रहेगा। ठीक है? यहां से ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये कितना हो गया 36। तो ये 36, ये 36 और ये 3.6। ठीक है? 3.6। अब देखो क्योंकि ये एरिया है ना, एस क्या है सरफेस एरिया है, तो इसका आपको अगर क्वेश्चन में यूनिट गिवन है तो आपको फाइनल आंसर में भी क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना? तो यहां पे हम यूनिट कितना लिखेंगे, देखो सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है ना, सेंटीमीटर में हमें सब कुछ दिया हुआ था, तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है? तो ds/dt क्या हो जाएगा हमारे लिए, सरफेस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपको बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कैसे निकलता है, बस हमें वो चीज ध्यान रखना है। ठीक है? एक चीज यहां पे ये भी ध्यान रखना आप कि अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, एक और पॉइंट यहां पे नोट कर लो आप, यहां पे आप एक और पॉइंट नोट कर लो, इफ, है ना, अगर आपको रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग दिया हुआ है ना, तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज मतलब क्या हो गया, है ना, और इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, मान लो एक्स कोई एक वेरिएबल है, रेट ऑफ चेंज है तो हम क्या लिखेंगे dx/dt। क्लियर है? तो यहां पे अगर इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज है तो हम dx/dt लिख रहे हैं। ठीक है? लेकिन अगर इसी में डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज देता है, क्या देता है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज देता है। ठीक है? तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज होगा तो हमें इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स अगर लिखा रहेगा तो हम यहां पे क्या लिखेंगे -dx/dt। ठीक है? डिक्रीजिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस साइन। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्लस माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस के प्लस का मतलब क्या हो गया कि इंक्रीज कर रहा है। जैसे यहां पे मैंने ds/dt निकाला है ना, तो ds/dt हमें +3.6 आया, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, एरिया इसका इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। और अगर डिक्रीजिंग, अगर यहां पे मान लो नेगेटिव आता तो हम क्या बोलते हैं कि उसका एरिया उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है? तो ये चीज याद रखना कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड आपको दे देता है कि, है ना, कि वो इंक्रीज कर रहा है रेट और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूं, है ना, इसमें आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है? जैसे देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, द लेंथ ऑफ, है ना, लिख लो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is decreasing, length of a rectangle is decreasing at a rate of 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है? टाइम वो का यूनिट वो कुछ भी ले सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड है ना, लेंथ को मान लो यहां पे इसने x दिया हुआ है, तो लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल एंड सेकेंड वाला पार्ट एंड विड्थ y ऑफ अ रेक्टेंगल, विड्थ y ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेज, है ना, इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है? हमें निकालना है व्हेन
व्हेन x इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बोल रहा है फाइंड रेट ऑफ, ठीक है। तो हमें यहां पे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, फर्स्ट में बोल रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और दूसरा बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक ही में दो क्वेश्चन है, हमें दोनों क्वेश्चन में अलग अलग रेट ऑफ चेंज निकालना है। पहला रेट ऑफ चेंज किसका है, एरिया का, और दूसरा पेरीमीटर का, और किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, और ये चीज हमें किस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला है, ये हमें निकालने के लिए बोला जब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू क्या हो, 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि उसका लेंथ तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ हमें x दिया हुआ है, ठीक है, और विड्थ हमें y दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। पहला लाइन जो हमें दिया हुआ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ दिया हुआ है, यानी dx/dt की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। और यहां पे देखो dx/dt एक्चुअली में क्या है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। तो dx/dt को क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, समझ में आ रहा है क्या। dx/dt को हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, और विड्थ हमें दिया हुआ है y, और dy/dx क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज का हम साइन प्लस में लेंगे, ठीक है। यूनिट भी आप साथ में लिख सकते हो, सेंटीमीटर पर मिनट, और इसका भी सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ चेंज हमें दिया हुआ है, और ये हमें अब हमें कहां पे निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अगर जिसका लेंथ और विड्थ हमें पता हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब क्या लिखोगे, x इंटू वाई, है ना। तो a की वैल्यू क्या हो गई, x इंटू वाई, और हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ dA/dt लगाना होगा। क्या करना होगा, dA/dt, तो दोनों तरफ मैंने देखो d/dt मैंने कर दिया, ठीक है। और यहां से आपको क्या करना होगा, ये dA/dt हमें कहां पे निकालना है ना, एट जब x की वैल्यू 10 हो और y की वैल्यू 6 हो, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट लाइन में, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू 10 हो और y की वैल्यू 10 हो, तभी हमें इन दोनों का रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। तो यानी लास्ट में जब हमें फाइनली जब हम डेरिवेटिव कर देंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको x और y की वैल्यू ये पुट कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो dx/dt, यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, चेन रूल, ठीक है। तो देखो dA/dt में क्या लिखूंगा, पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक को बाहर रखेंगे, तो x को मैंने बाहर रखा, और y को t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या होगा, dy/dt, प्लस y को बाहर रखा और x के रिस्पेक्ट में किया dx/dt, क्लियर है ना। तो यहां पे ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, dx/dt, ठीक है। तो यहां पे मैंने ये लिख दिया। अब बताओ dy/dt तो हमें दिया हुआ है, देखो इसमें से सब कुछ आपको पता है, ठीक है। dx/dt हमें पता है, dy/dt पता है, ठीक है, और एक किस पॉइंट पे हमें दिया हुआ वो भी पता है, तो सारी वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो यहां पे मैं dA/dt में क्या लिखूंगा, और ये dA/dt में कहां पे निकालूंगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं पहले dx और dy की वैल्यू पुट कर रहा हूं, dy मेरा कितना है 2, dy/dt कितना है 2, तो ये 2x प्लस dx/dt कितना है -3, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, -3y, है ना। तो ये देखो मैंने dA/dt निकाल दिया, लेकिन हमें ये चीज कहां पे कैलकुलेट करना होगा, dA/dt हमें गिवन पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा, और यहां पे पॉइंट हमें क्या है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6, तो इस वाले पॉइंट में सारी वैल्यू पुट कर दो, ये 10 - 3 इंटू 6 निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। तो dA/dt कितना आ गया, है ना, dA/dt कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्लियर है। तो ये मैंने निकाल लिया। अब हम आ जाते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे, जहां पे वो पेरीमीटर बोल रहा है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप क्या लिखोगे,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप क्या बताओगे? पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, याद होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर को मैं पी से लिख रहा हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो फिर से मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ डी बाई डी टी कर दूंगा, है ना। तो डी, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, है ना, 2 टाइम्स ये क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी टी, है ना। और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? -3। देखो क्वेश्चन में, है ना, स्टार्टिंग में दिया हुआ था। और डी वाई बाई डी टी हमें 2 दिया हुआ है। तो फाइनल कितना आ गया? देखो ये -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? -2, है ना। और -2 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, क्योंकि ये एरिया था तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि पेरीमीटर है, लेंथ है, तो ये कितना लिखेंगे? 10 तो यहाँ पे देखो dp बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो गई? -2 आ रहा है ना, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पेरीमीटर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना। जो रेट हमें दिया हुआ वो रेट हमें यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखो मैंने x और y की वैल्यू पुट नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, वो यहाँ के कोई टर्म था ही नहीं, है ना। तो जरूरत नहीं थी तो नहीं पुट करेंगे, लेकिन कहीं पे आएगा तो हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो डी ए बाई डी टी पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और पेरीमीटर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है ना। तो ये चीज हमें इस तरीके से आप इसमें रेट ऑफ चेंज में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो आप इसमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप बुक में देखोगे, है ना। बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5, 6 तक आप ट्राई करना, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है। आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें किसी पार्ट में डाउट होगा तो आप पूछना मुझसे कि कैसे सॉल्व करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी में और एग्जांपल्स वगैरह कुछ देखेंगे कि एग्जांपल्स कैसे यूज होता है, ठीक है। इसी में रेट ऑफ चेंज का एग्जांपल में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिले कि हमें क्वेश्चन को कैसे लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है अपने क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन पहले 10 क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें कहीं पे कोई डाउट होता है तो बताना, नहीं तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में और एग्जाम्पल भी करेंगे तो आपको और बेटर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, फिर हम लोग इसी को नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं, जहां पे आपको और क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तब तक आप ये 10 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।